हेलो एवरीवन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन जो एलटी ग्रेड का पेपर था उसका थर्ड पार्ट। तो बिना किसी के देरी के करते हैं हम शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मसाज टेक्निक इज एफ्लूरेज। ये किस टाइप की तकनीकी है एफ्लूरेज जो तकनीकी है, तो ये किस में आएगा? स्ट्रोकिंग टेक्निक है, प्रेशर टेक्निक है, नीडिंग टेक्निक है या परकुशन टेक्निक है? तो स्ट्रोकिंग यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हो सहलाना। दूसरा प्रेशर हस्त कौशल जिस पे प्रेशर क्रिएट करना। और नीडिंग जैसे कि गूंथना या चपटवाना भी बोल सकते हैं इसे। परकुशन यानी कि झकझोरना। ठीक है, तो इसका आंसर है सहलाना। ये किससे रिलेटिव है? स्ट्रोकिंग टेक्निक से। ठीक है, मालिश की एफ्यूरेज तकनीकी सहलाना हस्त कौशल की तकनीकी है। और मालिश के 4 प्रकार होते हैं। अगर देखा जाए ना, मैसेज टाइप ऑफ मसाज कितने होते हैं? पहला होता है स्ट्रोकिंग, दूसरा प्रेशर, तीसरा है परकुशन और चौथा है आपका शेकिंग। ठीक है, याद रख लेना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मसाज: स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परकुशन एंड शेकिंग। चलिए नेक्स्ट। 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेनिंग साइकिल ऑफ 3 to 6 वीक्स? मीजो, मैक्रो, माइक्रो साइकिल या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका होगा मीजो साइकिल। कौन सा होगा इसके? अब ये सुन लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। मैक्रो मीन्स सबसे छोटा हो गया, सॉरी माइक्रो हो गया सबसे छोटा, जो होता है आपका 3 से लेकर के 12 दिन, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो यानी कि छोटा, मीजो बीच का यानी कि 3 से लेके 6 सप्ताह के बीच में, और मैक्रो जो सबसे बड़ा 2 महीने से लेके 12 महीने यानी कि 1 साल तक का हो सकता है। तो कहीं आए तो आप याद रख लेना इस चीज़ को कि भाई अगर वो दिनों में दे रखा है मोस्टली कि भाई इतने दिन से ज़्यादातर मोस्टली 3 दिन से 12 दिन, तो माइक्रो। और 3 सप्ताह की बात चले तो मीजो, 3 सप्ताह से 6 सप्ताह। और अगर महीने की बात करी जाए कि महीने से लेकर साल तक, तो वो हो गया आपका मैक्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंतराल विधि में तीव्रता कितनी होती है? व्हाट इज द इंटेंसिटी इन एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड? तो भाई अगर आप इंटरवल ट्रेनिंग मेथड चल रहा है तो उसमें इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? तो इसमें दिया पहला, तो इसमें आंसर दिया भाई 60 से 80% के बीच में इंटेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटेंसिटी में प्रत्येक अभ्यास के साथ अंतराल विधि में प्रत्येक अभ्यास के साथ 3 से 6 सेट किए जाते हैं। और इसका लक्ष्य क्या होता है? हृदय गति को, जो हार्ट बीट है वो आपकी रहनी चाहिए 150 से लेके 180 के बीच में। ठीक है, पर बीट पर मिनट। और इंटेंसिटी होती है 60 से 80% तीव्रता। इंटेंसिटी बोल सकते हैं आप, तीव्रता कितनी तेजी से आप कर रहे हैं। तो आप मोस्टली 60 से 80% इंटेंसिटी वहाँ रखेंगे। ठीक है, अंतराल विधि यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हार्ट बीट। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आपकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? तो 150 से लेके 180 के बीच में होना चाहिए और इंटेंसिटी होनी चाहिए 60 से 80%। ठीक है, चलिए। खेल प्रदर्शन क्या है? व्हाट इज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? तो भाई क्या बोलेंगे? स्किल, प्रैक्टिस एबिलिटी, होल पर्सनैलिटी या लॉजिकल एबिलिटी? तो ये बोलेंगे आपको स्किल, पर्सनैलिटी, खेल प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस, इसके लिए तो हो गया। पर कौशल पूर्ण प्रदर्शन की क्षमता है, गति, समन्वय, नियंत्रण और प्रतिक्रियाएं खेल प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और परिणाम की रूपरेखा तैयार करती हैं। चलिए, प्रतियोगी खेलों से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? व्हाट बेनिफिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स? आप किसी भी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी भाई? सबसे पहले खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायता जी मिलेगी। खिलाड़ियों की कमजोरियां जानने में भी सहायक है। हाँ, कहाँ कहाँ आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, कहाँ क्या कमी रह रही है, ये भी पता चलेगा। खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में भी सहायक है जी। उपयुक्त सभी यानी कि सारी चीज़ें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे है अवधिकालीनता। पीरियोडाइजेशन में कितने काल आते हैं? हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन पीरियोडाइजेशन? तो इसमें 3 काल आते हैं यानी कि 3 फेज। पहला है आपका प्रीपरेशन फेज यानी कि जब तैयारी काल जैसे बोलते हैं, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। इसके बाद क्या आता है भाई? कंपटीशन फेज, जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और देन उसका आता है ट्रांजिशन फेज, जब कंपटीशन के बाद थोड़ा बहुत आप रेस्ट करते हैं।
ठीक है। तो पूछा जाए भाई पीरियडाइजेशन में कितने फेज होते हैं, तो 3, प्रिपरेशन फेज, कंपटीशन फेज और तीसरा है आपका ट्रांजिशन फेज, याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए की जाती है? व्हाट इज पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग यूज्ड टू डेवलप? पॉलीमेट्रिक यानी कि एक्सप्लोजिव पावर ही ज़्यादातर होती है इसमें, चलिए देखते पढ़ लेते हैं, वही है एक्सप्लोजिव पावर यानी कि विस्फोटक शक्ति। पॉलीमेट्रिक प्रतिक्रियात्मक विधि यानी कि पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग अधिकतम शक्ति यानी कि विस्फोटक शक्ति, एक साथ से एकदम सडनली जब रैंडमली हम कोई चीज़ एकदम फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं विस्फोटक शक्ति के विकास के लिए प्रयोग की जाती है। विभिन्न ऊंचाई के बॉक्स या बेंच का उपयोग किया जाता है और बॉक्स की ऊंचाई रहती है 40 से लेकर 120 सेंटीमीटर और जंप की संख्या लगभग 50 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आ सकती है भाई, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग में आप जंप जो करते हैं बॉक्स, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 40 से लेके 120 के बीच में उसकी हाइट होती है और मैक्सिमम कितने रिपीटेशन होते हैं, मतलब जंप कितने होते हैं आपके 50, ठीक है। 40 से 120 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट होती है किसकी? बॉक्स की। चलिए नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण में समयबद्धता से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पीरियोडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? तो कौन सा है जो इससे, मतलब मायो नहीं होता भाई, मैक्रो होता है, अभी हमने पढ़ा था मीजो होता है, माइक्रो होता है, तो ये कहाँ से आ गया? मायो तो होता ही नहीं है। अभी हमने दोबारा से रिपीट कर लेना है भाई, मैक्रो यानी कि 2 से 12 महीने, 1 साल का लगभग, मीजो आपका 3 से लेकर 6 सप्ताह के बीच में। ये भी आ सकता है कि मीजो साइकिल कितने से कितने अवधि तक होता है, तो 3 से लेकर के 6 सप्ताह की जो अवधि होती है उसे हम बोलते हैं मीजो साइकिल। मैक्रो साइकिल होता है 1-2 महीने से लेके 12 महीने तक। कितने महीने तक पूछा जा सकता है कि अगर 2 महीने से लेके 12 महीने तक का समय है तो उसे क्या कहेंगे? मैक्रो। अच्छा, 3 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह के समय को क्या कहेंगे? मीजो। और 5 दिन से लेके 12 दिन के साइकिल को हम क्या कहेंगे? माइक्रो, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 2 से 12 महीने यानी कि मैक्रो, 3 से 6 सप्ताह मीजो, 5 से 12 दिन माइक्रो, ठीक है। प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? किसने डेवलप किया ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल, A.W. टेलर, मैक्स वेबर या एल्टन मायो। तो ये किया था हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने संगठनात्मक प्रबंधन प्रशासन के लिए 14 प्रशासनिक सिद्धांत विकसित किए। उनका मानना था कि प्रबंधन में मानव और व्यवहार कारकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो हेनरी फ्योल थे, इन्होंने ये डेवलप किया था, ये याद कर लेना आप, ठीक है। आगे है, जब कोई व्यक्तियों का समूह एक साथ कई सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? When a group of people comes together for a common public purpose, what is it called? तो उसे क्या बोलेंगे भाई? एक ही पर्पस के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन प्रबंधन कार्य कैसे करें इसका तरीका बताता है। प्रशासन कार्य के लिए व्यवस्थित वातावरण तैयार कौन करता है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। संगठन जब कोई लोग किसी का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समूह बनाते हैं उसे कहते हैं आप संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेना भाई, प्रबंधन कार्य कैसे करना है कि इसका तरीका क्या है, तो ये प्रबंधन में आएगा। प्रशासन, इसके लिए कैसा व्यवस्थित वातावरण तैयार करना है, तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रशासन की। और संगठन, जो हम जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो भाई हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे क्यों? किसी काम के पर्पस से ही तो बनाएंगे कि भाई चलो हमें स्पोर्ट्स का एक 29 अगस्त आ रहा है, स्पोर्ट्स डे बनाना है, तो गेम्स कराने, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, सब लोग इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे भाई? कार्य कैसे करना है, इसका क्या तरीका, सारे प्रबंधन करेंगे। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, प्रशासन जिम्मेदारी देंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़, मतलब ये सारी लेखा जोखा तैयारी जो होती है।
व्यवस्थित वातावरण, यह आता है प्रशासन में। क्रॉस वेवर परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय द क्रॉस वेवर टेस्ट? तो टोटल मेंटल पावर यानी कि संपूर्ण मात्र शक्ति का, संपूर्ण मात्र शक्ति यानी कि डुप्लीकेट ऑप्शन, लाइकली टाइपो या रिलेटिव मस्कुलर स्ट्रेंथ को, या मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को। तो क्रॉस वेवर टेस्ट आपकी न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को नापा जाता है। तो सुनिएगा, क्रॉस वेवर टेस्ट का उपयोग किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम मांसपेशी शक्ति का मापन करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति की मुख्य मांसपेशियां मांसपेशी समूह की न्यूनतम शक्ति यानी कि जो आपका मसल्स का ग्रुप है उसकी सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जाता है। परीक्षण में ग्रेडिंग के आधार पर दिया जाता है भाई, इतने से इतने अंक, जिसमें 0 से लेकर 10 अंक होते हैं। चलिए, हॉवर्ड स्टेप टेस्ट किसने निर्मित किया था? तो हॉवर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ल्यूशियन ब्रोहा द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूशियन ब्रोहा। ल्यूशियन ब्रोहा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हॉवर्ड स्टेप टेस्ट विकसित किया। यह एक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि कार्डियो नापता है एक तरीके से। कार्डियो मतलब जो हार्ट से रिलेटिव होती है, रेस्पिरेटरी जिससे हम सांस छोड़ते हैं लेटते हैं, और एंड्योरेंस आपकी जो थकान की स्थिति में काम करने की क्षमता, जिसमें आपके हृदय और फेफड़े इन दोनों की क्षमता को क्या करते हैं? नापा जाता है। हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसी लंग्स, इन दोनों की कैपेसिटी मिलकर देखी जाती है, उसे बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ये इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये किसने विकसित किया था भाई? ल्यूशियन ब्रोहा ने। ल्यूशियन ब्रोहा, नाम याद रखना कि ल्यूशियन ब्रोहा ने कौन सा टेस्ट एक तरीके से विकसित किया। तो कौन सा विकसित किया भाई? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके कुछ स्टेप भी दिए हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में पुरुषों के लिए जो ऊंचाई होती है 20 इंच ऊंची बेंच होती है, और महिलाओं के लिए 18 इंच। तो इससे क्या नापते हैं? फिजिकल फिटनेस इंडेक्स। इसका एक सूत्र भी है भाई कि व्यायाम की अवधि सेकंड में, और पर फिर आप टाइम्स नापेंगे कितना, 100 है या जो भी है, सेकंड में नाप रहे हैं आप, ठीक है, नहीं है सॉरी, व्यायाम की कितने सेकंड आपने किया, और फिर पुनर्प्राप्ति के दौरान नाड़ी की गणना यानी कि आपकी जो पल्स रेट है वो कितनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आ सकता है पुरुषों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की ऊंचाई 20, महिलाओं के लिए 80। AAHPERD का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आफर्ड, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो ये क्या है? मोटर फिटनेस मापन से संबंधित है। इसे विकसित किसने किया था? पॉल हैंसकर ने इसे विकसित किया। कब किया? 1958 में। तो भी हम पूछ सकते हैं पॉल हैंसकर ने कौन सा टेस्ट विकसित किया? कि भाई आफर्ड टेस्ट। कौन सा? आफर्ड बोलते थे। कब विकसित किया? 1958 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फुल फॉर्म तो खासकर अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। किसने विकसित किया? पॉल हैंसकर ने 1958 में। परीक्षण का प्रायोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? थ्रो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टेस्ट मेजर्ड। तो ये दिया है, सबसे पहले रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या स्प्लिट हाफ मेथड। तो इसमें क्या दिया भाई? वैलिडिटी। परीक्षण का उद्देश्य तभी सफल माना जाता है जब वह मापने योग्य चीज को सही तरीके से मापे। इस सत्यापन को वैधता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से नापा जाता है? ये तो वही आ गया। चलिए, तो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैधता, वैलिडिटी, वस्तुपरकता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, स्प्लिट हाफ मेथड यानी कि यही है इसका आंसर। यह पद्धति परीक्षण की विश्वसनीयता मापने के लिए प्रयोग की जाती है।
इसमें टेस्ट को एक बार पूरा कर लिया जाता है, फिर उसे दो भागों में ओल्ड नंबर एंड ओड नंबर और इवन नंबर में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये इसके से संबंध निकालने का फॉर्मूला भी दिया है। लंबवत कूद द्वारा यानी कि वर्टिकल जंप टू मेजर पावर इज आल्सो नोन एज, वर्टिकल जंप हम करते हैं तो उससे क्या, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, टू जंप या सार्जेंट जंप। तो ये मेरे ख्याल से सार्जेंट लंबी कूद होती है, सॉरी लंबी कूद, हाँ वर्टिकल। ठीक है, इसे एक मिनट, चलिए। ल्यूशियन ब्रोहा ने 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित किया। इसका उद्देश्य क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ठीक है, और मांसपेशियों की शक्ति नापना। चलिए हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मापन करता है। विच इज द फॉलोइंग टेस्ट मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। चलिए, तो कौन सा है भाई, पहला दिया है टटल पल्स रेशियो टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रन वॉक टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें है आंसर ऑल ऑफ द एबव। ये सभी परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णुता यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। उदाहरण है इसका टटल पल्स अनुपात परीक्षण, जिसे विकसित किया था डब्ल्यू टटल ने 1930 में। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो अभी हमने पढ़ा था ल्यूशियन ब्रोहा ने 1943 में। और केनेथ ए कूपर ने रन वॉक दिया था, इन्होंने दिया था 1990 में। ठीक है, 77 क्वेश्चन है, लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण है। टेस्ट टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इज रूलर ड्रॉप टेस्ट, मेडिसन बॉल थ्रो, टिची टेस्ट या नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो टिची टेस्ट यानी कि रूलर टिची टेस्ट है इसका आंसर। रूलर ड्रॉप टेस्ट होता है प्रतिक्रिया समय मापने के लिए, यानी कि कितना रिफ्लेक्शन है आपके लिए, प्रतिक्रिया आप रिस्पॉन्स कितना देते हैं, तो रूलर ड्रॉप टेस्ट है उसके लिए। अच्छा, और मेडिसन बॉल थ्रो यानी कि विस्फोटक शक्ति मापता है आपकी। ठीक है, और टिची टेस्ट ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 78 है, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। बेस्ट वे टू मेजर स्पीड इज 100 मीटर तेज दौड़, 80 मीटर तेज दौड़ यानी कि 80 यार्ड स्प्रिंट या फिर 50 यार्ड स्प्रिंट। तो सबसे बढ़िया कौन सा है आपका इसमें, तो सबसे बढ़िया है 100 मीटर तेज दौड़ यानी कि 100 मीटर स्प्रिंट। यह गति का सबसे सटीक मापन है। इसमें त्वरण यानी कि एसिलरेशन, प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स, और अधिकतम गति यानी कि मैक्सिमम जो स्पीड है, वो सारी चीज़ों का एक तरीके से टेस्ट इसमें हो जाता है। 79 पे आ जाइए। ये आपका कुछ मैच है, इसको आपको मैच करना है। पद्मासन और सर्वांगासन, मकरासन, भुजंगासन। तो इसमें ये दिए इसको, चलिए इसका आंसर ही देखते हैं हम डायरेक्टली। पद्मासन यानी कि योग में बैठने की मुद्रा होती है और पैरों को क्रॉस करके बैठना होता है। सर्वांगासन, सर्वांगासन यानी कि शरीर को ऊपर उठाकर कंधों पर संतुलित करना। ठीक है, मकरासन यानी कि मगरमच्छ की तरह जमीन पर लेटकर मगरमच्छ ऐसी मुद्रा। भुजंगासन पेट के बल लेटकर शरीर को ऊपर उठाना। ठीक है, तो ये है इसके। चलिए अब 79 ये आपका हो गया। अब आते हैं हम 80 पर, यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन सबसे बढ़िया है। ब्रजासन बढ़िया है, चक्रासन, धनुरासन या पद्मासन, कौन सा आसन सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो भाई पद्मासन दिया है इसमें। तो पद्मासन आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण आसन है। ये इंद्रियां और मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और बुद्धि और विचार शक्ति में सुधार करता है। कौन सा आसन, पद्मासन। ठीक है, तो यहाँ ये आपके क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से 80 हो गए ना। हमें कितने करने टोटल, अभी ये थर्ड पार्ट है यानी कि 120 करने, सॉरी 90 करने टोटल। चलिए आगे है, एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइक्लिक विधि में चक्रों की संख्या क्या होगी, 15, 16, 18 या नन ऑफ द अबव। सिंगल लीग प्रतियोगिता में चक्रों की यानी कि कितने राउंड होंगे, जितनी टीमों की संख्या, यहाँ टीमों की संख्या कितनी है 17, तो आपके राउंड भी कितने होंगे 17 होंगे। ठीक है, आगे है, यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे, यानी कि 28। फॉर्मूला क्या है आपका, n n n -1/2। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, ये दे रखा है इसमें 8, जैसे हमारी 8 टीम थी, 8 माइनस 1 अपॉन ये 2, ये कर लिया तो कितना आया 28, कितना आया 28, यानी कि टोटल टीमें कितनी थी आपकी भाई, 8 टीमें थी। तो n(n-1) कितना हो गया 8 7 56, और 56 डिवाइड जब 2 को हम डिवाइड करते हैं तो 28 मैच आपके आ जाते हैं। बूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या फिर चैलेंज। तो यह है आपका नॉकआउट। मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड नॉकआउट टूर्नामेंट से संबंधित है। इसे किसने विकसित किया था, डेविड मुलर ने 1956 में से विकसित किया था। बुली किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या हॉकी। तो मोस्टली तो यार गोल्फ हॉकी में ही आता है। चलिए, बुली हॉकी खेल में प्रयोग होने वाला एक शब्द है, या उस सेट अप को दर्शाता है जिससे खेल को फिर से मतलब दोबारा से जब शुरू करते हैं, रीस्टार्ट द गेम, कहीं रुकने के बाद जब होता है तो उसे बोलते हैं बुली। 2003 विश्व कप क्रिकेट का शुभंकर क्या था, स्टम्पी ग्रीवा स्टम्पी था, स्टम्पी, हाँ। तो इसका क्या हो गया भाई, विश्व कप 2003 का शुभंकर स्टम्पी था। तो नेक्स्ट भी याद रख लीजिएगा भाई, शुभंकर याद कर लेना कि ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। पहला पुरुष विश्व कप जो क्रिकेट हुआ था 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। चलिए, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में होता है, अल्टरनेटिव पोजीशन इंडिकेटर कहाँ होता है, हॉकी, शूटिंग, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो ये होता है आपका बास्केटबॉल में। एक एरो बास्केटबॉल में एक संकेतक होता है जो खिलाड़ियों और रेफरी की स्थिति को बताता है। फिर आपका 87 बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर या फिर 40 या 35 या 45। तो ये विवादित हो गया, डिस्प्यूट हो गया क्वेश्चन। लगभग 80% जो आंसर इसका 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में आते हैं। चलिए, तैराकी के तालाब में जो पानी का तापमान है वो कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ ए स्विमिंग पूल वाटर, 23, हाँ 23 होना चाहिए, 24। चलिए, तैराकी के तालाब का आदर्श तापमान लगभग मतलब अप्रोक्स बताया गया इसमें 24 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे, जिम्नास्टिक में फ्लोर के व्यायाम मैट की माप कितनी थी, 10x10, 12x12, 12x12 या 10x12। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सी, आंसर इसका 12x12 मीटर इसकी होती है। फ्लोर व्यायाम मैट की मापन की माप होती है 12x12 मीटर। चलिए 89 पे आते हैं, जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम मैट की माप होती है, तो ये वही आ गया भाई 12x12 लंबी होती है। फ्लोर एक्सरसाइज, कौशल, फॉरवर्ड, फ्रंट रोल, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, ठीक है। लॉन टेनिस कोर्ट की कुल लंबाई कितनी होती है, लॉन टेनिस यानी कि जानते हो सॉरी, टेनिस, इसका आंसर कितना होगा बी, 78/27 फीट। टेनिस कोर्ट की लंबाई युगल यानी कि डबल्स और एकल दोनों के लिए डिफरेंट होती है। 78 फीट होती है, और एकल के लिए होती है 20, चौड़ाई होती है 27 फीट होती है, जबकि युगल के लिए क्या होती है 36 फीट, ठीक है। और इंडोर कोर्ट की ऊंचाई कम से कम 30 फीट होनी चाहिए, कितनी 9.1514 मीटर। चलिए, तो ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन पूरे। तो आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा, जिससे आप अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।